वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की और वेपर प्रेशर कंपोजिशन कराओ की। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है सॉल्यूशंस के अंदर कि जो वेपर बनते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मान लिया कोई सॉल्यूशन है ए बी दो कंपोनेंट से मिलके बना है और सॉल्यूशन के अंदर इनका जो मोल फ्रैक्शन है वो है एक्स ए एंड एक्स बी। और आपको पता है राउल्स लॉ कहता है जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ए का वो होगा एक्स ए पी ए नॉट और जो बी का पार्शियल प्रेशर होगा पी बी इक्वल टू एक्स बी पी बी नॉट। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा पी ए का प्लस पी बी का। अब बात ये है कि सॉल्यूशन के लिए जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है वो एक्स ए और एक्स बी है, और अगर वेपर्स की बात करें तो उसके लिए हम मान के चलें कि वाई ए और वाई बी दो मोल फ्रैक्शंस हैं, यानी कि वाई ए किसका ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और वाई बी बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। तो क्या y और x इक्वल होंगे? यानी जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर है क्या वही मोल फ्रैक्शन वेपर्स के अंदर होगा या नहीं होगा, उसको देखने के लिए हम एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। मान लिया हम बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं, वेपर फेज में जो बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा वाई बी। वो किसके इक्वल होगा? अगर वेपर जो हैं बी की वजह से वो हैं पी बी और टोटल जो प्रेशर है वेपर्स का, टोटल वेपर प्रेशर वो है P, तो वाई बी किसके इक्वल होगा? पी बी डिवाइड बाई पी टोटल यानी P। अब राउल्स लॉ कहता है कि जो पी ए है वो किसके इक्वल होगा? एक्स ए पी ए नॉट, और जो पी बी है वो किसके इक्वल होगा? एक्स बी पी बी नॉट, और पी टोटल किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ? पी ए प्लस पी बी, यानी कि एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। तो अगर मैं वाई बी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो वाई बी यहाँ से किसके इक्वल आएगा? वाई बी आएगा पी बी यानी कि एक्स बी पी बी नॉट डिवाइड बाई एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अब इस इक्वेशन में जो वाई बी है और यहाँ पे एक्स बी पी बी नॉट है, हम क्या करें? मोल फ्रैक्शन को एक साइड सेपरेट करने की कोशिश करें। कैसे? कि वाई बी के डिवाइड में ले जाएं एक्स बी को। जो ये वाला एक्स बी है हम इसको कहाँ ले गए? लेफ्ट हैंड साइड वाई बी के डिवाइड में आ गया। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? पी बी नॉट डिवाइड बाई एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अब अगर मैं पी बी नॉट से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ, दोनों ऊपर से और नीचे दोनों जगह से डिवाइड कर देता हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी? वाई बी डिवाइड बाई एक्स बी विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स ए और पी ए नॉट बाई पी बी नॉट, पी ए नॉट डिवाइड बाई पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट डिवाइड बाई पी बी नॉट, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे अकेला एक्स बी। यानी कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब जो ये इक्वेशन है ये क्या बताती है? देखो, ये एक्चुअली में बता रही है कि वाई बी और एक्स बी के बीच में क्या रिलेशन होगा। वाई बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन वेपर फेज, एंड एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट इन लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन फेज। यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है? 1 डिवाइड बाई एक्स ए पी ए नॉट बाई पी बी नॉट प्लस एक्स बी। अब आपको पता है एक्स ए
प्लस एक्स बी दोनों का सम 1 होता है। ठीक है, यानी कि अगर पी ए नोट और पी बी नोट दोनों को डिवाइड करने पे 1 बनता है और यहाँ पे एक्स ए का जो कोफिशिएंट है वो 1 आएगा, उस सिनारियो में एक्स ए प्लस एक्स बी 1 हो जाएंगे। जब एक्स ए प्लस एक्स बी 1 हो जाएंगे, नीचे वाली टर्म पूरी पूरी 1 हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 1 1 होगा, वाई बी किसके इक्वल आ जाएगा, इस साइड लेके आएंगे तो एक्स बी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में है वही मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में होगा। कब? जब पी ए नोट डिवाइड बाई पी बी नोट, पी ए नोट डिवाइड बाई पी बी नोट 1 आ जाएगा। यानी किसी कंपोनेंट ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और किसी कंपोनेंट बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर अगर दोनों सेम हैं, सिर्फ उस सिनारियो में जो वाई बी होगा वो एक्स बी के इक्वल आएगा। यानी कि वेपर फेज में भी वही मोल फ्रैक्शन होगा जो कि सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन है। बट अगर पी ए नोट और पी बी नोट इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा? मान लिया पी ए नोट इज नॉट इक्वल टू पी बी नोट, जैसा कि होता है भी कंपोनेंट अलग अलग हैं तो उनकी वोलेटिलिटी भी अलग अलग होगी, कोई कम वोलेटाइल होगा, कोई ज़्यादा वोलेटाइल होगा। उस सिनारियो में क्या होगा? उस सिनारियो में जो पी ए नोट डिवाइड बाई पी बी नोट है उसकी वैल्यू 1 नहीं रहेगी। जब वो वैल्यू 1 नहीं रहेगी तो मोल फ्रैक्शन जो है यानी कि वाई बी डिवाइड बाई एक्स बी जो कि 1 डिवाइड बाई एक्स ए मल्टीप्लाइड बाई पी ए नोट बाई पी बी नोट प्लस एक्स बी, तो ये जो वैल्यू है ये जब 1 नहीं रहेगी तो 1 डिवाइड बाई समथिंग डिफरेंट, वो लेस देन 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। कैसे? अगर ए ज़्यादा वोलाटाइल है, इफ़ ए इज़ मोर वोलाटाइल, ए मोर वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया कि जो पी ए नोट है ये ज़्यादा है पी बी नोट से। उस सिनारियो में जब पी ए नोट पी बी नोट से ज़्यादा है, ए मोर वोलाटाइल है बी से, तो इस टर्म के अंदर जो ये वाला पोर्शन है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, पी बी नोट की वैल्यू कम होगी, तो जो ये वैल्यू आएगी वो 1 से ज़्यादा आएगी। 1 से ज़्यादा यानी जब एक्स ए प्लस एक्स बी 1 हो रही हैं तो एक्स ए का 1 से ज़्यादा पार्ट यानी 1.5 1.2 जो भी है, एक्स से अकेला नहीं, एक्स से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा टोटल। भाई ये टर्म अगर हमने बड़ी कर दी इसमें तो टोटल वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। जब 1 से बड़ी हो जाएगी उस सिनारियो में नीचे वाला पोर्शन बड़ा, ऊपर वाला पोर्शन छोटा, तो वाई बी डिवाइड बाई एक्स बी लेस देन 1 हो जाएगा। जब ये लेस देन 1 हो जाएगा उस सिनारियो में जो मोल फ्रैक्शन जो बी का है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा वेपर फेज के अंदर उसके सॉल्यूशन फेज से। और अगर पी ए नोट की बजाय पी बी नोट ज़्यादा है यानी कि बी इज़ मोर वोलाटाइल, जब बी ज़्यादा वोलाटाइल होगा उस सिनारियो में पी बी नोट विल बी ग्रेटर देन पी ए नोट। जब पी बी नोट पी ए नोट से बड़ा होगा उस केस में पी ए नोट छोटा पी बी नोट बड़ा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। यानी एक्स ए का जितना है उससे कम पार्ट लगेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से छोटी हो जाएगी। जब 1 से छोटी वैल्यू नीचे होगी और ऊपर सिर्फ 1 है तो वैल्यू टोटल मिलके 1 से बड़ी हो जाएगी। यानी कि जो वाई बी अपॉन एक्स बी होगा उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। मैं एक्स बी को उस साइड लेके जाऊं तो वाई बी विल बी ग्रेटर देन एक्स बी। किस सिनारियो में? जब बी मोर वोलाटाइल है, यानी जब मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होगा बी तो उस केस में वेपर फेज में उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। तो मोल फ्रैक्शन किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा वोलाटाइल है।